हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इम्पोर्टेंट यूट्यूब सेशन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है। और आज देखेंगे कि कैसे प्रीपोजिशंस के यूज करके हम अच्छी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं डायरेक्टली। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। बात हो रही है द पब्लिक सर्वेंट के बारे में, जो लोक सेवक है उनके बारे में। और क्या कहा जाता है यहाँ, ये कहा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट जो है हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास काफ़ी अनुभव है। बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग अलिजियंस डैश पब्लिक सर्विस। तो पहले तो कुछ वर्ड्स जो हैं, मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स है, उनके मतलब पहले जान देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे ब्लैंक को। जो अलिजियंस बच्चों हैं, इसका मतलब है निष्ठा। लॉन्ग का मतलब है लंबी। ओके। पब्लिक सर्विस का मतलब है लोक सेवा। राइट। तो सेंटेंस में कुल मिला के इतना बताया गया है कि जो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, उनके पास काफ़ी अनुभव है, क्योंकि उनका लोक सेवा के प्रति लंबी निष्ठा रह चुका है। ओके। तो यहाँ इस ब्लैंक पे जो वर्ड आएगा, जो शब्द हम यूज करेंगे, उसका मतलब हो जाएगा के प्रति। तो आपको पता चल गया होगा कि जो ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों, इसका मतलब है के प्रति। ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि फॉर का मीनिंग है, ये जो फॉर प्रीपोजिशन है, इसका मीनिंग है के लिए। और ऑन का जो मीनिंग है, उसका मीनिंग ये है के पर। अंडर का मतलब है के अधीन। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन को हमने हटा लिया, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा, वो है 4। के प्रति, पब्लिक सर्विस के प्रति उनका लंबी निष्ठा थी। राइट। लोक सेवा के प्रति उनकी लंबी निष्ठा के कारण उनके पास बहुत सारा अनुभव है। राइट। ओके। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वन शुड नॉट फॉरगेट, हमें ध्यान में रखना चाहिए किसको, द फैक्ट, एक तथ्य को। हमें एक तथ्य को ध्यान में रखना है। क्या है वो तथ्य, कि देयर इज ऑलवेज, वहाँ हमेशा एक है, क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद। डैश एवरी रूल, रूल का मतलब है नियम, एवरी का मतलब है हर। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि हमेशा हर रूल में एक अपवाद होता है। राइट। एंड मैं आपकी जानकारी के लिए ये बोलना चाहूँगा, ये जो एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन के बाद हमें क्या यूज करना होता है, टू प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। एक्सेप्शन टू एवरी रूल। ओके। देयर इज, यहाँ से लेके देखिए, देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, यहाँ से लेके सेंटेंस के अंत तक एक प्रोवर्ब है, जिसका मतलब है हर नियम में हमेशा एक व्यतिक्रम, ओके, और सॉरी, अपवाद होता है। अपवाद, एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद। अच्छा, तो अभी एक्सेप्शन के बाद आएगा प्रीपोजिशन टू। हमारा 1 ऑप्शन जो है वो हट गया, विथ हट गया, और ऑप्शन नंबर 4 जहाँ बाय लिखा है वो हट गया। अभी हमारे पास रहा ऑप्शन नंबर 3, जो कि करेक्ट आंसर है। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ लिखा गया है, दो, हालांकि, द ऑथर, लेखक, इज नोन। ओके। नोन का मतलब है जाना जाते हैं, लेखक जाने जाते हैं किसके लिए, फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। बायोग्राफीज का मतलब है जीवनी। ओके। ऑन हिज फेवरेट एक्टर्स, उनके प्रिय अभिनेताओं के जीवनी पर। ओके। बस उसके बाद क्या है, दिस वन का मतलब है यहाँ उनकी एक लेख के बारे में बताया जा रहा है। इज ए डाइग्रेशन, डाइग्रेशन का मतलब है व्यतिक्रम। यूजुअल का मतलब है सामान्य। जेनर का मतलब है स्किल। ओके। तो इस सेंटेंस का मतलब मैं पहले से लेके अंत तक आपको बोल दे रहा हूँ, ताकि काफ़ी आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। यहाँ ये बताया जा रहा है, हालांकि लेखक उनकी प्रिय अभिनेताओं की जीवनी पर, ओके, लिखने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि लेखक उनके जो प्रिय अभिनेता हैं उनकी जीवनी पर लिखने के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनकी जो प्रिय अभिनेता हैं उनके जीवनी पर बार बार ये लिखते रहते हैं। ओके। तो अभी जो दिस से लेके जो लास्ट तक जो पार्ट है,
दिस वन का मतलब है यहाँ वन बता रही है हमारे वो लेखक की एक मतलब लिटरेचर या एक राइटिंग के बारे में। ओके, तो दिस वन ए लेख इज ए डाइग्रेशन, एक व्यतिक्रम है, डैश हिज यूजुअल जनरल, उनकी जो सामान्य शैली है, जो ज्यादातर वो लिखते रहते हैं, वो उसी तरह का ये लेख नहीं है, ये उनसे थोड़े अलग है। ओके, तो यहाँ किसे मतलब वर्ड आएगा, हमारा एक ऐसा प्रीपोजिशन यहाँ यूज होगा जिसका मतलब है से। ओके, उनके सामान्य शैली से व्यतिक्रम है ये वाला दिस वर्ड। ओके, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। फ्रॉम का मतलब है से, एट का मतलब है में या पर, ऑफ का मतलब है का या की, इनटू का मतलब है के अंदर। तो अभी हमें चाहिए एक प्रीपोजिशन, ऐसा प्रीपोजिशन जिसका मतलब हो हिंदी में से। तो अब हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, अब आसान हो गया चीजें। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ 2 क्लॉजेस में इस सेंटेंस को लिखा गया है। एक तो है व्हेन से लेकर लाइब्रेरी तक, हाँ वो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ही से लेकर नॉवेल तक जो है कि आपका मेन क्लॉज। तो पहले हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की मीनिंग मतलब जान लेते हैं, उसके बाद हम मेन क्लॉज को मीनिंग को जानेंगे और हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है, कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ यूज होने वाला है। बच्चों यहाँ ये बोलना चाहता है व्हेन आई सॉ माय फ्रेंड इन द लाइब्रेरी, जब मैं मेरे दोस्त को पुस्तकालय में देखा। ओके, जब मैं मेरा दोस्त को पुस्तकालय में देखा, ही वॉज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब है लगे रहना, जुट के रहना या निमग्न रहना। ओके, ही वॉज ऑब्जर्व्ड, ओके, वो निमग्न था, किस में निमग्न था, किस में, ओके में, किस में निमग्न था। ओके, रीडिंग ए नॉवेल, एक उपन्यास पढ़ने में निमग्न था। तो यहाँ जिस प्रीपोजिशन को हमें यूज करना है उसका मतलब होना चाहिए में। तो आपको पता चल गया होगा, अब आपका आंसर आएगा क्या, इन, ऑब्जर्व्ड इन। हमेशा याद रहे, हमेशा ध्यान में रखना है, ऑब्जर्व्ड इन का मतलब है डीपली डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग। ओके, डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग। हाँ, जब आप किसी काम पे मतलब डूबे रह के वो काम को करने की प्रयास करते हैं, ओके, दिल से करते हैं, जुनून के साथ करते हैं, तब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई वॉज ऑब्जर्व्ड इन दैट वर्क व्हेन माय फ्रेंड विजिटेड मी, राइट। अच्छा, तो आप चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ बात हो रही है किसके बारे में, द एम्प्लॉय के बारे में, एक कर्मचारी के बारे में और नियोक्ता के बारे में, राइट। वाज स्कोल्डेड, सेंटेंस यहाँ तक पासिव में है, सिंपल पास्ट का है, जिसका मतलब है कर्मचारी को डांट पड़ी। किसके द्वारा डांट पड़ी, बाय हिज बॉस, उसके बॉस के द्वारा डांट पड़ी। अच्छा, क्यों डांट पड़ी, आज ही वॉज फाउंड, ओके, क्योंकि उसे पाया गया, क्या पाया गया, लापरवाह। ओके, रिमिस का मतलब है लापरवाह पाया गया, डैश हिज ड्यूटीज, उसका जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य उसका वो सही ढंग से नहीं कर रहा था, वो कर्तव्यों में उसको लापरवाह पाया जाने के कारण उसको उसके बॉस के द्वारा डांट पड़ी, राइट। तो जो रेमिस है बच्चों, इसका मतलब है नेग्लिजेंट। प्लीज रिमेंबर, रेमिस इज ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड नेग्लिजेंट, लापरवाह इसका हिंदी है। तो यहाँ उसकी कर्तव्य में, अगेन तो हमें यहाँ इन लगाना होगा। रेमिस इन का मतलब है नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटीज। तो अब हमें मिल गया आंसर। अभी जो आपका ऑफ है, ऑफ का मतलब है का, इन का मतलब है में, एट का मतलब है पर या में, ऑन का मतलब है आपका क्या, हमारा पर। ओके, तो ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपका रहा ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही आंसर। और 2 बच्चे हैं आंसर्स, बस सॉरी नो क्वेश्चंस। जिस तरह हम अब तक करते आए उसी तरह हमें स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके रहना है। पहले सेंटेंस को पहले से लेकर अंत तक पढ़ देना है, उसके बाद सेंटेंस की जो मांग है उस हिसाब से एक प्रीपोजिशन वहाँ हमें यूज कर देना है और फिनिश कर देना है कहानी। अच्छा, देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाट मेक्स मी सैड। ओके, यहाँ तक आप देख सकते हैं ये एक क्लॉज है, व्हाट से लेकर सैड तक ये एक क्लॉज है, जिस क्लॉज का सब्जेक्ट है व्हाट और मेक्स है उसका वर्ब, राइट। सब्जेक्ट है व्हाट और मेक्स है उसका वर्ब।
तो अगर आपको पता है तो सही है, नहीं तो फिर आपको बोल देना चाहूँगा कि जो नाउन क्लॉज होते हैं वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकते हैं, राइट। तो इस सेंटेंस में एक नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की हिसाब से यूज हुआ है, जिसका प्रेडिकेट यहाँ से लेके शुरू होती है यहाँ तक, ओके। अच्छा, इस सेंटेंस का कुल मिला के मतलब ये है, सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि व्हाट मेक्स मी सैड, जो मुझे उदास कर देती है वो ये है कि द रिजल्ट्स, जो परिणाम के बारे में यहाँ बात कर रहा है, आर नॉट कंसिस्टेंट डैश आवर अर्लियर रिसर्च, ओके। अच्छा, जो मुझे उदास कर देती है वो ये है कि जो परिणाम हमारे पहले की अनुसंधान के अनुरूप नहीं है। पहले जिस तरह की हम सोच रहे थे चीज़ें, इस तरह चीज़ें होने लगेंगे, हाँ, तो उस तरह के अनुरूप नहीं है। और एक बार मैं बोलना चाहूँगा आपको, व्हाट मेक्स मी सैड का मतलब है जो मुझे उदास कर देती है वो ये है कि परिणाम हमारे पहले की अनुसंधान के अनुरूप नहीं है, ओके। कंसिस्टेंट का मतलब है आपका अनुरूप, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, अर्लियर का मतलब पहले का, ओके। रिजल्ट्स का मतलब है परिणाम। तो कंसिस्टेंट के बाद हमेशा यूज होती है प्रीपोजिशन विथ, किसी चीज के साथ अनुरूप होना, राइट। कंसिस्टेंट विथ आवर अर्लियर रिसर्च, तो विथ आ गया आपका, बाय जिसका मतलब है के द्वारा, टू जिसका मतलब है के प्रति, इन जिसका मतलब है में, तो ये सब आपका हट जाएगा आराम से, क्योंकि वो irrelevant है। All these options are irrelevant. Only one option is befitting in the context. That is option number 3. Right. So now let us go to the last question of the day. यहाँ लिखा गया है I can't imagine, मैं कल्पना नहीं कर सकता, that कि he is so envious that his close friend's success, वो अपने करीबी दोस्त की सफलता से इतना ईर्ष्यालु हो जाएगा, वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, राइट। और जो एनवियस है मतलब इसका मतलब हो गया बच्चों ईर्ष्यालु, तो इसके बाद ज़्यादा हमें ऑफ का यूज करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा गया है और वो सही है। और जो बाकी बस ऑप्शंस बच गए 1, 2 और 3, वो गलत होने के कारण हम एलिमिनेट कर देते हैं उनको, और बच गया हमारा एक ऑप्शन अभी, वो है ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ मैं आपको बोल देना चाहूँगा बाकी ऑप्शंस के मीनिंग। एट का मतलब है में या पर, इन का मतलब है आपका, जैसे कि अभी मैं बोल रहा था में, ओवर का मतलब है के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, ओके। तो आप ये जो क्वेश्चंस थे कुछ डिस्कस करने के लिए वो खत्म हो चुके हैं। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपके समझ में कुछ आ रहा है तो एक लाइक तो बनती है, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतरीन कंटेंट्स लेके आ सकें। थैंक यू ऑल एंड हैव ए वेरी गुड डे।